जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो आपसे परिचर्चा चल रही है 2025 प्रीलिम्स यूपीएससी को टारगेट करते हुए हम विजन आईएएस की और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आपसे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज यहाँ तक कि फुल लेंथ में टेस्ट सीरीज निःशुल्क में उपलब्ध करवा रहे हैं। प्यारे बच्चे, ये विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 4 है। अब तक हमने पॉलिटी बेस 2 टेस्ट आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। ये टेस्ट नंबर 4 जो कि आपका ज्योग्राफी पर आधारित है, ये फुल टेस्ट ज्योग्राफी पर आधारित है, पूरा टेस्ट। इसमें आपका पूरा 360 डिग्री ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने टेस्ट नंबर 4 के आपसे 2 पार्ट चर्चा के बिंदु बना लिए। ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा और देख लीजिएगा। अन्यथा प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मिल जाएगा विजन आईएएस की। प्यारे बच्चे, इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपको निःशुल्क में दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा है। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, पहले बात धन्यवाद उन स्टूडेंट्स का जो लगातार आपने मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार किया और आपको जो मैं कार्य दे रहा हूं आप उसको सीरियसली बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। एक दिन वो आएगा, आपका जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, आपका जो स्टेटस होगा पढ़ने का, आपका जो नज़रिया होगा टॉपिक को देखने का, वो बदल जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, यूपीएससी में सफल होना ना सफल होना एक अलग का विषय है, परंतु मैं आपके साथ जी जान से तन मन धन से लगा हुआ हूँ। ठीक है, आपसे कोई रुपया नहीं लिया जा रहा है, आपको सारी चीज़ें निःशुल्क में मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। एक मार्गदर्शन के रूप में आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहूँगा। कहीं भी आपकी स्टडी लैग करे तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीओ आपकी जो इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ के लिए विजन आईएएस की, दृष्टि आईएएस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम को विजिट करें, वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अब तक हमने लगभग, आप देखोगे 10+1 लगभग 11 टेस्ट मैंने आपसे चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। एक सीसैट का भी टेस्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को, पहला चैप्टर देखने का, टॉपिक का नाम आ रहा है क्योंकि मेरी जो क्लास थी ऑफलाइन तो उसमें मैंने टॉपिक पर चैप्टर वाइज चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, तो उसका मेरे दिमाग पे आ रहा है। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, ये हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ पर जो बच्चे बिगिनर हैं जिन्होंने 2025 या फिर 26 में देने का प्लान किया है और देना चाहते हैं, तो ये कॉलम है, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, प्यारे बच्चे, जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं तो ध्यान रखें, उसमें 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है GS1 जहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा टेस्ट होता है आपका दूसरा जो पेपर होता है इसमें, वो होता है सीसैट, जिसमें आप देखोगे सीसैट होता है और सीसैट में 3 टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक आता है आपका सीसैट में, आप देखोगे वो आता है मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन। तो यहाँ पर तीनों आपको तैयार करने हैं और ये बड़े अच्छे से मजबूत करना है, क्योंकि जिस तरीके से सीसैट आपका लगातार कंटिन्यूसली एक प्रॉब्लम और बड़ी अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स को बाहर कर रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, आप देखोगे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो बच्चे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा लगता है कि दुनिया बदल गई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव है ये जीवन का, बट आपने ठान लिया है तो आप एक दिन क्रैक कर जाओगे। और यदि आप बिगिनर हैं तो फिर से पुनः आपकी कहाँ कमियां हैं उनको देखें और फिर से तैयार करें। नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप देखोगे फैक्टर खुल रहे हैं, इतने फैक्टर खुल रहे हैं, क्योंकि आप क्रीम हैं इस देश की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समय ना गवाते हुए आप यूपीएससी भी ट्राई कर सकते हैं या अन्य भी आप ट्राई कर सकते हैं। समय ना गवाते हुए आइए पहले क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। और क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। बट मैं आपसे एक ही बात करूँगा,
ठीक है, रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके मन ला के पढ़ें, और जो आपको काम दिया जाता है, मतलब कि जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट करके आवश्यक रूप से अटैम्प्ट करने का प्रयास भी करें, ताकि उससे आपको पता चले कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर न केवल आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस होते हैं, बल्कि डेप्थ में एनालिसिस भी हम करने का प्रयास करते हैं और कम समय में अधिक आपको आउटपुट देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर है आपका 42। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं ई इंक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह है एनिमेशन और वीडियो के लिए बेहतर है क्योंकि यह पारंपरिक स्याही की तुलना में कई वर्ण संयोजन प्रदान करती है। दूसरे में कह रहे हैं, यह है OLED के समान अपनी स्वयं की रोशनी उत्पन्न कर सकती है तथा बैकलाइट पर निर्भर नहीं होती है और इसका उपयोग LCD और LED डिस्प्ले में किया जाता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, ये ई इंक क्या है बच्चे। अगर आप देखोगे जो ई इंक है, इसको इलेक्ट्रोफेरोटिक स्याही भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये एक तरीके से विशिष्ट प्रकार की पेपर डिस्प्ले है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पेपर डिस्प्ले के रूप में आती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खासतौर पर जो पहला स्टेटमेंट है, कह रहे हैं एनिमेशन और वीडियो के लिए बेहतर है क्योंकि यह पारंपरिक स्याही की तुलना में कई वर्णक संयोजन प्रदान करती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंक में वर्णन दो प्रमुख शाखाओं में उन्मुक्त होते हैं, इसलिए यह लोगो द्वारा अपेक्षित वर्ण विविधता को सीमित कर देती है और इस प्रकार एनिमेशन और वीडियो के लिए यह कम बेहतर होती है। और पहला वाला क्या है, इसमें गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि OLED के समान अपनी स्वयं की रोशनी उत्पन्न कर सकती है तथा यह बैकलाइट पर निर्भर नहीं होती है जिसका उपयोग LCD और LED डिस्प्ले में किया जाता है। तो देखेंगे आप, ये भी इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बैकलाइट का उपयोग LCD और LED में किया जाता है। इसके विपरीत ई इंक डिस्प्ले कागज की तरह ही प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है और यह डिस्प्ले लंबे समय तक पढ़ने हेतु आंखों के लिए आरामदायक बनाती है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो आपसे क्या पूछा गया बच्चे, सही पूछा गया था। अब आप देखोगे पहला गलत दूसरा गलत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें ना एक और ना ही दो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा गया है आपसे। और क्वेश्चन देखिए, किसी एक फसल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको इसका राइट आंसर देना है। बताइएगा, देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये किसके बारे में अब तक आपने पढ़ा होगा, सॉरी राइट आंसर नहीं दिया है, आपने पढ़ा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यह भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भाग में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। समझना, यहीं पर हिंट्स दे रहे हैं, बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र में शुष्क दौर तथा सूखे को सहन करने में समर्थन है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल पर लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हैं, प्लस इसमें आप राजस्थान भी RAJ राजस्थान भी आप इसके अंदर जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इन स्टेट में ये बोई जाती है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी किस फसल के बारे में ये उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ज्वार, बी मक्का, सी बाजरा, डी रागी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी बाजरा। बाजरे में इसके बारे में चर्चा की गई है। मैं आपको बता दूं, ये मिलेट्स एक फसल के रूप में जाना जाता है और ये शुष्क वाले क्षेत्रों में, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में शुष्कता आपको देखने को मिलेगी, उन क्षेत्रों में आपको क्या है, बाजरा देखने के लिए मिलेगा। तो इसके जो प्रमुख जो बोए गए क्षेत्रों में आते हैं उसमें आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्रों में आपको बाजरा देखने के लिए मिलेगा। और गुजरात में मैं आपको बता दूं कि गुजरात में कुछ मेरे ऐसे कलीग्स हैं, मैं जिनको जानता हूं, ठीक है, जो मेरे मित्रगण हैं, तो वह इसकी क्या करते हैं, इसे खिचड़ी का आप देखेंगे उपभोग करते हैं। मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम पता चला, क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश
की बात अगर हम कर लें तो इसमें क्या है कि खिचड़ी या दिल्ली की बात कर लें इस एनसीआर वाले रीजन की, तो यहाँ पर बाजरे की खिचड़ी, ठीक है, इतना लाइक नहीं करते हैं लोग और इतना कंज्यूम नहीं करते हैं, चावल की खिचड़ी लाइक करते हैं। तो वहाँ पर बाजरे की, तो मैंने सोचा बाजरे की, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि बाजरे की खिचड़ी, तो ये क्वेश्चन आप देखोगे। और मिलेट्स इसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के रूप में, और भारत सरकार ने 2000 आप देखोगे जो राष्ट्रीय मिलेट्स घोषित किया था वो 2018 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आइए समझते हैं और क्वेश्चन के बारे में चर्चा के बिंदु बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में कह रहे हैं कि ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी होती है। क्या ये बात सही है? दूसरे में कह रहे हैं कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी, आप देखो क्या है, सपाट है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। आपने अगर अर्थ को ऑब्जर्व किया होगा तो पृथ्वी इस तरीके से है बच्चे, ठीक है। अब ये इसका क्या है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, तो आप देखोगे यहाँ उभरी हुई है और यहाँ पर सपाट आपको प्रतीत होती है ध्रुवों पर, ठीक है। और पहला वाला कथन आपका एकदम सही है क्योंकि ध्रुवों पर अक्षांश, ठीक है, जब आप देखो 2 होते हैं, इस पर अगर पृथ्वी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ सके। देखो अब यहाँ पर ये जो है, ये इस तरीके से जो लाइन हम खींच रहे हैं ये है बच्चे अक्षांश, ठीक है। ये सब क्या है, ये लाइनें आपको अक्षांश दिखती हैं। ये लाइनें क्या हैं, लैटिट्यूड है जिसको अक्षांश कहते हैं। वहीं अगर हम देखें बच्चे, वहीं अगर हम देखें ये लाइनें क्या हैं, जो येलो कलर में आपको लाइनें दिख रही हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं जिसको हम देशांतर कहते हैं। इट्स क्लियर है नो, इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इसको पूर्ण रूप से अब आपको समझाना लगूं, नहीं, मेरा उद्देश्य है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे टैकल किया जाएगा। एज ए स्टूडेंट नहीं, आप एज ए एक एजुकेटर के माइंड से सोचिए ना, तो आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखो। एज ए एजुकेटर के माइंड सेट से आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। कितने सेकंड लगे होंगे, थोड़े सा टाइम लगा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करें, ध्रुवों पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी होती है। भूमध्य रेखा पर देखो, अब ध्रुव अक्षांश की डिग्री, 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी हो रही है, अधिक हो रही है, कम हो रही है। ये देखो इस तरीके से देखो, यहाँ पे दूरी कितनी होती चली जा रही है, यहाँ पे दूरी अधिक हो जाएगी और यहाँ पे दूरी कम हो जाती है, ठीक है। जब ये पृथ्वी ऐसे गोल है, ये समझना, ये पृथ्वी इस तरीके से, तो जब यहाँ पर आप काटोगे तो यहाँ पे ये लाइन जब बनाओगे ना तो यहाँ पर देखो दूरी कितनी हो जाती है। और वहीं इसकी बात कर लो, यहाँ पे देखो इसकी कम हो जाएगी, यही देखो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट बच्चे क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें, दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, 1 सेकेंड। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सपाट और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। बिल्कुल आप देखोगे जो इसके पोलर हैं, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ और साउथ हो, और देखिए यहाँ पर इक्वेटर वाले रीजन में उभरी हुई है। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, दोनों बातें आपसे पूछा ना सही, तो यहाँ पर दोनों सही हैं, 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका 45। ये कह रहे हैं निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखो जी, अब आपको डरना नहीं है। देखो 5 स्टेटमेंट देके रखे हैं और कुछ सूचकांक आपको देके रखे हैं, डरना एकदम रही है। मैं कहता हूँ कि जितने अधिक आपको स्टेटमेंट देगा इतना इजी आपका क्वेश्चन होगा, मैं कहता हूँ इस बात को, और मैं आपको इस बात को अभी प्रमाणित करूँगा इसी क्वेश्चन। देखो पहला स्टेटमेंट है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, दूसरा है औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, तीसरा है औद्योगिक उद्योगों के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत की मात्रा, चौथा है कुल औद्योगिक उत्पाद, और 5वां है मूल्य वर्धित विनिर्माण। उपयुक्त में से कितने सूचकांकों का उपयोग भारत में उद्योगों के संकुल की पहचान करता है, जो आपके संकुल की पहचान करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 और डी सभी 5।
अब केवल 2 इसका मतलब ये नहीं है, कई बच्चे यहाँ पर समझेंगे कि केवल 2 नहीं, इनमें पांचों में कितने हैं, केवल 2, इनमें पांचों में कितने हैं, केवल 3, इनमें कितने हैं, केवल 4। ये पेयर वाले क्वेश्चन है बच्चे, इस तरीके से यूपीएससी बनाता है। अब बनाने लग रहा है तो बिगिनर एस्पिरेंट्स तो रह जाएंगे कि सर केवल 2, ओके ए लगा देते हैं। नहीं बच्चे ये नहीं, इसमें से 2 आपको बताने कौन कौन से। या केवल आप कहोगे 4, तो आप कहोगे केवल 4, अच्छा केवल 4 कुल औद्योगिक उत्पाद, ऐसा नहीं है, इसमें अब 4 हो गए। तो आप देखोगे इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कि इसमें सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि औद्योगिक स्थलों की जगह, कारकों की जगह एक समान नहीं होती है, इसलिए औद्योगिकों की जो आपका संकुलन की पहचान में सूचकांक कई होते हैं, इसलिए औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, औद्योगिक उद्योगों के उपयोग में की जाने वाली विद्युत की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पाद और मूल्यवर्धित भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की पहचान 1.5 लाख, ठीक है, न्यूनतम देख जो कार्यबल के फैक्ट्री पर रखा गया है। लघु में लगभग आप देखोगे 25,000 है, मजदूर उसमें होते हैं, और जो आपके औद्योगिक जिले कार्यालय में 25,000 से कम होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 46, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित भारतीय भाषा परिवारों को देशी भाषा, देखो ये कह रहे हैं निम्नलिखित भारतीय भाषा परिवारों को देशी भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित कीजिए। जैसे इंडो आर्यन है, भाषा बोली जाती है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है, चीनी तिब्बत है। निश्चित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखो सबसे पहले क्या, घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा इनमें से कौन है, पहले नंबर पर कौन आने वाला है। तो देखो एलिमिनेट मेथड आपका लग जाएगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो भारत में बोले जाने वाली भाषा है उसको अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है, अगर आप उस भाषाओं को देखें तो इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। ये देशी भाषाओं में से एक भाषा के रूप में आता है। दूसरी भाषा में आपको द्रविड़ आती है, और तीसरी भाषा में आपको आस्ट्रिक आती है, और चौथी भाषा में तिब्बत चीनी आती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर इसका आप देखें आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी चीनी तिब्बत भाषा है, अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में खास तौर पर ये बोलती है, और नागालैंड, असम या मणिपुर वाले क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आस्ट्रिक जो भाषा है यहाँ पर जो मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, भारत के कुछ बाहर के क्षेत्रों में भी है। द्रविड़ तमिलनाडु, कन्नड़, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में बोलती है। और यूरोपीय आर्यन भाषा लगभग 73% सबसे ज़्यादा तो मात्रा में जिसको इंडो आर्यन बोलते हैं, तो 73% ये भाषा भारत में बोली जाती है, इंडो आर्यन, जिसको यूरोपीय कहते हैं, ठीक है, इंडो आर्यन। इसमें ईरानी, फारसी, दादरी और भारतीय आर्य है। भारत से बाहर की भी हैं इसमें, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में इंडो आर्यन भाषा आपकी बोली जाती है। तो लगभग 73% के आसपास बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या है देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल और मेरी वॉइस ऑडिबल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहे हैं कच्चे तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में, पार्लियामेंट में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, घट गए, ये हो गया, वो हो गया, कहाँ सरकार, ये सरकार, वो सरकार, पर्शियन गल्फ, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, चलती रहती हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं बच्चे, तो एक बार आपको कच्चे तेल को स्वयं भी पढ़ लेना चाहिए, और मैं आपको आवश्यक रूप से ये गाइड करूँगा, अगर आप वास्तव में सीरियसली एस्पिरेंट से यूपीएससी के, ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक जागरूकता होना, थिंकिंग कल्चर होना, जुगाली पद्धति होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, अन्यथा आपके कॉन्सेप्ट ढीले हो जाएंगे। ढीले कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप भूल जाओगे, ठीक है, और चीज़ें एक समय के बाद माइंड से गायब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम उसको क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, चमक उस पर करनी होती है, और ये चमक टेस्ट सीरीज से आपके आती रहती है, क्योंकि आपको नया मिलता है। अब नया मिलता है तो आप एक्साइटेड होते हैं तो चीज़ें आप और अच्छे तरीके से उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और शक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, कच्चे तेल। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको पार्लियामेंट का बीच बीच में कुछ स्पीच भी सुनते रहना चाहिए, ठीक है। मन हुआ, मूड नहीं लग रहा है, तो चलिए पार्लियामेंट में देखते हैं क्या चल रहा है। तो ऐसे आप देखिए डेली बेसिस पे 10 मिनट 20 मिनट निकाल के अपना देखिएगा, जरूर देखना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला क्या करें हैं, सौर क्रूड ऑयल में सल्फर अशुद्धियाँ उच्च मात्रा में होती हैं। इसका निष्कर्षण आसान होता है तथा इससे दक्षतापूर्वक
उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन प्राप्त की जाती है। दूसरे में कह रहे हैं स्वीट्स क्रूड ऑयल में सल्फर 0.5% की मात्रा बहुत कम होती है, जिसे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्कृत करने से पहले हटाने की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है सोल क्रूड ऑयल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? जो सोयल क्रूड ऑयल है उसके बारे में आपसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि यदि क्रूड ऑयल की अपेक्षाकृत कम सल्फर जो 0.5 होता है, इसे स्वीट्स कहा जाता है, ठीक है। यह कहा जाता है या कहा जा सकता है, ध्यान रखना इसको। और पर्याप्त मात्रा में सल्फर इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप देखें कि क्रूड ऑयल में स्वीट्स क्रूड ऑयल के जो निष्कर्ष की प्रक्रिया से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक बार इसे प्राप्त करने के बाद उच्च गुणवत्ता वाला गैसोलीन की बड़ी मात्रा में भी प्राप्त किया जा सकता है। और ये कह रहे हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन प्राप्त किया जा सकती है, ठीक है। ये इन्होंने अशुद्धियों की बात की गई है, तो यहाँ पर पहला गलत है। दूसरा भी इसमें गलत है, क्योंकि आप देखोगे कह रहे हैं कि सोर क्रूड ऑयल उच्च मात्रा में अशुद्धियाँ अर्थात सल्फर पाई जाती है। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम आधारित उत्पादों में प्रसंस्करण करने से पहले हटाने की आवश्यकता होती है, इसलिए दूसरा भी आपका सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी बच्चे? गलत हो जाएंगी। मतलब कि आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो आप कहोगे डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टार मीट्रिक जिसका उपयोग प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम और खतरों का पता लगाने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित संगठनों में से किससे संबंधित है? अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन स्वयं में ही बन गया। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये इतना क्वेश्चन है। आपको कि सर ये कैसे क्वेश्चन बना दिए? मैंने कहा ये क्वेश्चन है। अब देखो क्यों क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये तो करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों है उसको भी समझ लेना। आपको दे दे उपर्युक्त प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए जोखिमों और खतरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टार, बी आयुषियन, सी यूएनडीपी और डी आईपीसीसी। बस आप हो गए। तो ये क्वेश्चन बनाने का एक बच्चे नेचर होता है, बट आप अभी उस कंडीशन में नहीं है कि आप क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट कर सकें। लेकिन एक समय के बाद आपका भी वो लेवल आ जाएगा, आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बना सकते हैं। और इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि अच्छा इसका ये होगा, इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया था। आप कभी भी मुझसे सोते टाइम भी पूछ लोगे कि सर स्टार से संबंधित क्या है, तो मैं आपको एकदम बता दूंगा कि स्टार मीट्रिक का उपयोग किन प्रजातियों के लिए किया जाता है, क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चन बना लिया कि ये जोखिमों और खतरों का पता लगाने के लिए जो प्रजाति विलुप्त हो रही हैं तो मतलब क्यों? क्योंकि आयुषियन से रिलेटेड होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आयुषियन, बी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, और सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और डी में कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। किसके बारे में? स्टार्स के बारे में। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि ये जो आपका आयुषियन के द्वारा एक विकसित किया गया और कई ऐसे संगठन इसके अंतर्गत जुड़े हैं जो स्पीसीज थ्रेट्स और इन सब के अलावा एवेटमेंट, एक तरीके से स्पेस थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन स्टार्स मैट्रिक्स को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए विस्तारित किया गया। तो पहली बात तो कहाँ पर होगा? ये ओशियन में होगा, ये भी ध्यान में रखना है। मतलब कि जो समुद्र है वहाँ पर होगा। और समुद्र में क्यों होगा? क्योंकि आज समुद्र का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा खतरे में आपको प्रतीत होता है, पहला। दूसरा ये भी ध्यान रखना, ये वर्ष 2021 में स्थलीय क्षेत्रों में उपयोग के लिए भी पहली बार अन्वेषण किया गया था। और आयुषियन में जो आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जैसे थ्रेट्स स्पीसीज रेड लिस्ट में मौजूद हैं, तो उनको लेकर के रखा गया है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है, इन सब के अलावा स्टार 2 प्रकार की कार्रवाइयों में योगदान देता है, खतरों का न्यूनीकरण करना और पर्यावरण को पुनर्बहाली करना। एक क्वेश्चन मेरा आपसे बनता है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका आयुषियन स्टेटस क्या है?
ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन ये है। और डुगोंग के बारे में आपको क्वेश्चन बताना है। 2 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है जो मेरे प्रिय विद्यार्थी कुछ बन चुके हैं जिनका नाम मेरे को याद हो गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा। लेकिन भारतीय डुगोंग के बारे में विशेष रूप से बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और इन सब के अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी चर्चाओं में रहा था और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। चलिए, और लगातार एक न एक यहाँ से स्पेसिस से क्वेश्चन बनता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। कृषि गतिविधियों के संदर्भ में आप देखोगे मिल्पा और लदांग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब मिल्पा और लदांग, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आपको टर्मिनोलॉजी यूपीएससी देता है और पूछ लेता है। बताओ फिर क्या है। ऑप्शन नंबर ए आदिकालीन निर्वाह कृषि, बी वृक्षारोपण कृषि, सी मिश्रित खेती, और डी डेयरी फार्मिंग। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। मिल्पा और लदांग, देखिए बच्चे ये है क्या, अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आदिकालीन निर्वहन कृषि के रूप में इसको जाना जाता है, मतलब कि इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खासतौर पर यह एक स्थानांतरित कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। अनेक आदिम जाति के लोग इस तरह की कृषि करते थे। आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं कहूँ इसमें भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्यों में आज भी जैसे झूमिंग कहते हैं जिसको बोलते हैं ना, शिफ्टिंग कल्चर, ठीक है, इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में आप देखोगे इसको क्या कहते हैं, मिल्पा, और मलेशिया में, इंडोनेशिया में इसको कहते हैं लादांग। ये इसको लदांग या फिर लादांग भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। मिल्पी ये मैक्सिको वाले नॉर्थ अमेरिका में, और ख़ास तौर पर जो इंडोनेशिया और मलेशिया वाले रीजन में इसको लदांग भी कहते हैं। भारत में शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बनाना चाहूँ यहाँ से क्वेश्चन, झूम, मिल्पा और लदांग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बस यही ऑप्शन रख दो। अब यहाँ पर झूम और रख दो, तो यूपीएससी ऐसे उसको थोड़ा बड़ा कर सकता है, इसको और मॉडिफाई कर सकता है। तो क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आप देखोगे डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कुछ जब हम आपसे जनवरी में आपका एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू, और ना स्टार्ट करेंगे बल्कि डेप्थ में उनको बताने का भी प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्यों है, कैसे है, और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं पूर्वी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, जनसंख्या का संकेंद्रण उत्तरजीविता, संसाधन की उपलब्धता और आर्थिक अवसरों के लिए अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में होता है, जिससे गुच्छित या सतह वस्तुओं का निर्माण होता है जो आकार और घनत्व में भिन्न भिन्न होती हैं। अब आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं। आपको लगता होगा मास्टर पहले तो ये पढ़ता हुआ इस पर टिक करके निकल लेता है, फिर मास्टर इसको रफ करता है, ऐसा क्यों? बच्चे ये बहुत अच्छी हैबिट है, अगर आप ऐसे टिक करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपकी जो पेन है, जो पेन की जो इंक है, यहाँ पर जो रेडनेस हो रही है वो आपके दिमाग को वहाँ पर लेकर के जा रही है, आपको इन्वॉल्व किए हुए। आपके दिमाग में फिर हनी सिंह नहीं बनने देती है, इमरान हाशमी नहीं बनता, फिर सीधे वो वर्ड ए से ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। चलिए तो देखो, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, पूर्वी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। अब मान लीजिए पूर्वी भी ना कहे और दक्षिणी कह दे, पूर्वी और दक्षिण एशिया, बिल्कुल। बस दो ही देश ले लीजिएगा, एक चाइना और एक इंडिया, बस दोनों को ले लीजिएगा। और दोनों की कितनी होती है, 8 4 दूनी 8, मतलब कि 280 मिलियन आबादी इन दो कंट्री की है, लगभग। अगर आप देखेंगे तो 14 दूनी 28, 140 करोड़ की आवास बताई जा रही हैं। हालांकि हम एक डाटा, एक अनुमानित बता रहे हैं, परंतु इतनी भारत की आबादी हो चुकी है और नहीं हुई है। तो आप यदि आप देखोगे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा अभी 22 को, आप देख लीजिए, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम था उसको देख लीजिएगा। इन सब के अलावा रैली होती हैं जीडी की, उनको देख लीजिएगा, रैली इन द सेंस की रनिंग होती है उनकी, उसको देख लीजिएगा। या फिर यूपी पुलिस का पेपर था, एग्जाम था, उसको देख लीजिएगा। तो उससे भीड़ आपको दिखेगी ना। अब भीड़ जब होगी ना, जब जनसंख्या ग्रोथ करेगी, तो पहला स्टेटमेंट एकदम आपका सही है, ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि जनसंख्या का संकेंद्रण उत्तरजीविता, संसाधन की उपलब्धता और आर्थिक अवसरों के लिए अनुकूल दशा वाले क्षेत्रों में होती है, बिल्कुल, जिसमें गुच्छित या फिर सहन वस्तियों का निर्माण होता है जो आकार और घनत्व में भिन्न भिन्न होती हैं। दोनों बातें यहाँ पर बच्चे आप देखोगे एकदम सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विरल आबादी वाले क्षेत्रों में इसके विपरीत प्रतिकूल वातावरण, सीमित संसाधन और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल, ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम देखने के लिए मिलती है। ये बात एकदम आपकी सही है, वहाँ पर जनसंख्या आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वैश्विक जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया में 60% के आसपास है। कितना है अगर आप देखेंगे तो 60% के आसपास एशिया का ही है, आप जरा सोचिए, जिसमें भारत और चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान अत्यधिक योगदान दे रहे हैं। उसके बाद में यूरोप, अफ्रीका का स्थान आता है, तत्पश्चात उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का स्थान आता है। तो ये अमेरिका कंट्री तो आपका नीचे चला गया जनसंख्या में, बाकी का चाइना, ये जो रीजन है एशिया का, ये 60% भूमिका में है। क्षेत्रीय समूह और पूर्वी दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी यूरोप और पूर्वी जो आपकी उत्तर अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माध्यम जलवायु, प्रचुर खनिज संसाधनों के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व पाया गया है। ये क्षेत्र रोजगार में पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। आप देखोगे कौन से हैं ऐसे, मुंबई है, जोहान्सबर्ग है, बीजिंग है, कुआलालंपुर है, इन सब के अलावा ढाका है, न्यूयॉर्क है, लंदन, ये शहर संगठन आबादी वाले क्षेत्रों में एक है। और आज मैंने लास्ट क्लास जो हुई थी पार्ट नंबर 2, उसमें भी मैंने आपको लंदन के बारे में बताया था कि ये 10 मिलियन पॉपुलेशन से अधिक वाला स्टेट बन गया और 172 ऐसे 172 आई थिंक 172 73 ऐसे नगर हैं पूरी दुनिया में जो 10 मिलियन को क्रॉस करके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले पॉपुलेशन वाले स्टेट वो, मतलब कि वो ऐसे नगर हैं, शहर हैं जो देखने के लिए आपको मिलते हैं विश्व भर में। चलिए, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 ले लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन का गठन प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौते गार्ड्स को प्रतिस्थापित करके किया गया। नंबर 2 में कह रहे हैं केवल अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही ओपेक, मतलब कि आप देखोगे पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन की सदस्यता के पात्र हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। ऐसे में आप इसका राइट आंसर यूं ही दे सकते हैं, बड़े आसानी से दे सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आपसे पूछा गया है बच्चे, अगर आप इस चीज़ को देखें तो बड़े अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है ओपेक। क्या शब्द बोला गया है, ये शब्द जरा समझना। यहाँ पर एक शब्द बोला गया है ओपेक, इसको बोलते हैं ओपेक। ये जो ओपेक है, मैं आपको बता दूं कि ये खासतौर पर 2018 में इसमें कई देश शामिल हुए और ओपेक के अस्तित्व के आने के बाद में 5 मुख्यालय इसके स्विट्जरलैंड, जिनेवा, 1 सितंबर 1985 को ऑस्ट्रिया वियना में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कई ऐसे देश शामिल हैं जो इनसे अलग भी हैं, जैसे वियना है, ऑस्ट्रिया है, ये अलग देश हैं। ये पेट्रोलियम निर्यात, ये जो आपके केवल अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में, जो पर्शियन गल्फ वाले क्षेत्र हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, UAE है, ओमान है, ठीक है, यही नहीं, इनके अलावा यूरोप के देश भी हैं, इनके अलावा अमेरिका भी है। इसमें लगभग ओपेक में आप देखोगे 37 सदस्य हैं। कितने, 37 सदस्य आपके। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसने बोल दिया केवल। यहाँ पर जरा समझना, ये वर्ड इसने बोला है ओनली, मतलब कि केवल, तो ये तो आपका है गलत। अब जैसे ये पूछ रहा है सही, तो आप कहोगे बी आंसर नहीं होगा बच्चे, और इनके अलावा आपका सी आंसर नहीं होगा। अब बचा है ए, चलिए ए को भी देख लेते हैं, केवल एक के बारे में। देखो, जी हाँ, ये बात सही है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य जो समझौता था, जिसको गैट्स को प्रतिस्थापित करके वर्ष 1900 आप देखोगे 95 में, ठीक है, कब बनाया गया था, वर्ष 1995 में WTO बनाया गया था। 1 जनवरी 1995 को WTO बनाया गया था। ठीक है, इन सब के अलावा फिर भारत भी इसमें ऐड ऑन हुआ। कई ऐसे देश समय रहते हुए इसमें क्या होते चले गए, शामिल हुए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो ओपेक बना था, इसको आप देखोगे, सॉरी, ये जो ओपेक बना था बच्चे, ये 1960 में बना था, 1960 में बनाया गया था। फिर समय रहते हुए देश इसमें लगातार कंटिन्यूअसली जुड़ते चले गए।
तो आपसे पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, 2016 में यूपीएससी ने पूछा था और क्वेश्चन था ये कि निम्नलिखित में से ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन नंबर बी यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर सी यूएनईपी, ऑप्शन नंबर मान लीजिए डी तो वर्ल्ड बैंक। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये आईएमएफ देते हैं वर्ल्ड बैंक, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यूटीओ उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2016 में। चलिए, इकोनॉमी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। अगला क्वेश्चन है कथन वाला क्वेश्चन है, पहला कथन है और दूसरा कथन है। देखिए, जब आप कथन को पढ़े ना, अब ये तो कारण वाला नहीं है क्योंकि कथन कथन करके इन्होंने पूछा है, बट कथन कथन है तो फिर भी दोनों को देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कथन 1 कथन 2 पर डिसाइड करता है, एक आधार वेश होता है 2 कथन का 1 का, ठीक है? अगर निकलेगा आंसर बन तो देखिए क्या है, और उसके मिलते जुलते कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आपको लगेगा कि नहीं ये जो दूसरी लाइन है ये लाइन बन की एकदम सही है। देखो, आइए इससे समझेंगे। देखो, पहला कथन है, ये कह रहे हैं आपसे, विस्तृत आधार और शीर्ष की ओर संकुचित होने वाले देश का जनसंख्या पिरामिड भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च क्षमता का प्रतीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक पिरामिड बनवाने का आपसे प्रयास किया है। ये पिरामिड इस तरीके से है, अब ये क्या है, संकुचन होता चला जा रहा है ऊपर। तो इससे क्या होगा, आगे चल के आप देखोगे इसमें क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में ये भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च आप देखोगे प्रतीक होता है। क्यों? अगर मैं कहूँ आपसे, देखो जनसंख्या क्यों कम हो जाती है, 2 कारणों से होती है। या तो आप इतने विकसित हो गए हो, या फिर आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, बच्चे आप तभी पैदा करोगे या तो आपके पास कुछ ना हो, या फिर आपके पास इतना हो गया हो आप नहीं करोगे। 2 ही चीज़ें होती हैं विकसित देशों में, क्योंकि अब उनके पास जॉब भी है, नौकरी भी है, सर्विसेज भी है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, परंतु बच्चे 1-2 मिलेगा। वहीं अफ्रीका के क्षेत्रों में, वहीं भारत देश में, हमारे पास में अभी इतने संसाधन नहीं है कि हम एक हर एक व्यक्ति को नौकरी दे सके। भारत सरकार झूठे वादे करके आप देखोगे क्या करती है, ठीक है? तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस चीज़ साइकोलॉजी को समझिएगा। जब आप कल कलेक्टर बनेंगे, क्या आप अपने पेरेंट्स की तरह 2-3 बच्चे, या आपकी फैमिली में मोहल्ले बस्ती में जो 3-4 बेबियों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, क्या आप ये करोगे? कभी भी नहीं करोगे, ठीक है? तो ये इसका है कि आर्थिक क्या होगी, समृद्धि और उच्च दक्षता का प्रतीक होती है। ये बात एकदम सही हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि विस्तृत आधार जनसंख्या पिरामिड युवा जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत और पर्याप्त श्रम शक्ति को दर्शाती है। आर्थिक व्यय कब होगा? जब आपके पास में पर्याप्त श्रम शक्ति होगी, जब आपके पास में एक युवा जनसंख्या होगी, और वो युवा ऐसा होगा जो स्किल्ड होगा। जैसे भारत का युवा 96% स्किल्ड है, परंतु विडंबना ये है, अगर आज ही पोस्टमैन चपरासी की अगर वैकेंसी निकलती है, या फिर होमगार्ड की वैकेंसी निकलती है, कांस्टेबल की निकलती है, तो बड़े बड़े इंजीनियर लेवल के भी स्टूडेंट्स, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म फिलअप करवाने और जा करके एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। विडंबना ये है बस, और कुछ भी नहीं। वैसे स्किल्ड हैं हम। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 69% भारत की यूथ जो पॉपुलेशन है ये स्किल्ड है। भाई स्किल्ड है तो फिर कैसे? जिस देश के अंदर आप समझिएगा कि पढ़ने का स्टेटस इतना नीचा रखा गया हो पैरामीटर, कि अगर आप अपना नाम लिख गए तो आप पढ़े हुए व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो इसमें दोनों बातें स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैथ्स की क्लासेस में मैं डिस्कस करता रहता हूँ। जब फाउंडेशन कोर्स होता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें विस्तार से मैं डूब के उसमें पढ़ जाता हूँ, फिर निकलने का नाम नहीं लेता फिर अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन पहला और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी ही एजुकेशन बायर आपको लाइव क्लासेस देगा, ये मैं इसका जल्दी से कर रहा हूँ ड्यूरेशन, बट कुछ नहीं, थोड़े से समय की बात है, ठीक है? जल्दी ही एजुकेशन बायर आपको सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, उस पर परिचर्चा पूरी टीम के साथ में मैं कर रहा हूँ, ठीक है? केवल मैं ही नहीं, और भी टीचर इस पे आएंगे, ठीक है? आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए तो आइए देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा छोटा करूँगा तो आपको विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है? एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। चलिए देखिए क्या है। संसद ने हाल ही में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए पहला देखते हैं क्या है। पहले कथन में कह रहे हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की विधि और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। क्या ऐसा होगा कि उनकी सेवा शर्तों को ये निर्धारित करेगा? तो
आप कहेंगे महोदय ऐसा नहीं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और नामांकन विधि सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी, ये कदापि आप देखोगे सही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पारित होने के पश्चात जो आपका एसपीसी के अध्यक्ष और नामांकन की विधि और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्य सरकार करेगी। तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में कह रहे हैं यह अधिनियम 1974 के जल अधिनियम के प्रावधानों की किसी भी उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों और मंत्रालयों को छूट प्रदान करता है। क्या ऐसा है कि ये छूट प्रदान करेगा? मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 यह निर्दिष्ट करता है कि यदि विभाग या अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग के प्रमुखों को अपने 1 महीने के मूल वेतन के बराबर जुर्माना देना होगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला वाला ये कह रहे हैं ना, उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों को तो छूट प्रदान करता है। नहीं, कैसे छूट कर देंगे यार? पानी का क्राइसिस है देश के अंदर, प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली आप देखोगे धुएं में धार धार होती चली जा रही है। कैसे? लगातार कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, कैसे? तीसरा स्टेटमेंट है कि अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियमित के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एंड जुडिकेटिंग अधिकारी नियुक्ति करने की अनुमति देता है और इसके आदेश के विरुद्ध किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये भी बात आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियमित के दंड निर्धारित करने के लिए एडजुडिकेटिंग अधिकारी नियुक्ति की अनुमति देता है। इसमें लगाए गए जुर्माने का 10% जमा के बाद इन सब के अलावा आदेशों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है। यहाँ पर कह रहे हैं उच्च न्यायालय में नहीं महोदय, उच्च न्यायालय में नहीं, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात की गई है। जबकि जो आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल कोड होता है, ध्यान रखना, नेशनल ग्रीन, इसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, उसमें केवल आप याचिका दायर कर सकते हैं, ना कि आप हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। और क्यों नहीं कर सकते हाई कोर्ट में? अगर आप हाई कोर्ट में ही सारी चीज़ें चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में ही सारी चीज़ें चले जाएं, पर्यावरण से रिलेटेड है, तो इसको नेशनल आप देखोगे ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए कि नहीं, प्राधिकरण में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अब आप उच्च न्यायालय चले गए तो इस पर तो खुद ही बर्डन पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की क्या हालत है, आप देखिए वहाँ पर कितने सालों से मुकदमे चल रहे हैं, 10-10 साल से व्यक्ति परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सही हैं, पेयर वाला क्वेश्चन है, कितने सही हैं, तो आपको हो गए कोई भी सही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट्स में जरूर पूछूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, इसमें दिया हुआ है इन्होंने, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यह मानव प्रजाति उन व्यक्तियों से संबंध है जिनकी त्वचा का रंग गोरा, सीधे या लहराते बाल और पतली मुखा आकृति होती है। इसे मुख्यतः श्वेत प्रजाति के रूप में वर्णित किया जाता है। यह ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय एवं पश्चिमी एशियाई आबादी से संबंध है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मानव प्रजाति का वर्णन किया जा रहा है? अभी देखो लैंग्वेज को पूछा था और ये क्वेश्चन आपसे एक स्पेसिफिक आपके इंडिकेटर पर पूछ लिया कि मंगोलाइड है या फिर काकेसाइड है या फिर कैपाइड और नीग्रेराइड है। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा यूपीएससी ने पूछा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे काकेसाइड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी काकेसाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मूलतः रूप से श्वेत प्रजाति के रूप में वर्णित की जाती है और ये पश्चिमी एशियाई आबादी से ही संबंधित है। और त्वचा का रंग गोरा, सीधे एकदम लहराते हुए बाल, इनकी पतली मुखाकृति इसकी देखने के लिए आपको मिलती है, तो इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। अब मंगोलाइड तो आपको पता ही है, मंगोलाइड का यहाँ से थोड़ा सा फेस पिचका हुआ सा होता है, माथा थोड़ा ऐसे होता है। मंगोलाइड, मंगोलिया पढ़ा है कि नहीं? रसिया और किन दो देशों के बीच में मंगोल, बताइएगा। मैपिंग में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया, ठीक है, किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? बताइएगा किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको बताना है ये मंगोलिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, कमेंट्स करिएगा।
ठीक है, नहीं पता है तो गूगल कर सकते हो। मेरे केसेस में आप गूगल भी कर सकते हो, नहीं पता है। और यदि पता है तो आप दें, फिर गलत देंगे तो मैं वहीं क्वेश्चन में आपके बता दूंगा आंसर। ठीक है, चलिए ये 55 नंबर है। ये कह रहे हैं क्रा स्थल संधि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप का भाग है। अब देखो ये बहुत चर्चाओं में रहती है, ठीक है, बहुत चर्चाओं में रहने वाली एक संधियों में से एक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है इवेरियन, बी मलय, सी भारतीय और डी अरबी। क्रा जल संधि, क्रा स्थल संधि सॉरी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिएगा इसका कमेंट्स बॉक्स में। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स किया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मलय। मलय का तात्पर्य यहाँ पर है कि स्थल संधि भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है जो कि दो भूखंड भूभागों को क्या करती है, जोड़ती है और जल निकायों को अलग करती है। जैसे मैं कहूँ आपसे, एक यहाँ से स्थल है और एक यहाँ से स्थल है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर कोई मान लीजिए सागर है, यहाँ पर ये सागर है, तो इन दोनों को अलग कर रही है और यहाँ पर ऐसे ये थोड़ा सा गैप है तो अलग कर रही है। जैसे जिब्राल्टर स्टेट है, ये क्या करती है, आप देखोगे यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पर यूरोप है, और जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पर है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर अटलांटिक है और यहीं पर जिब्राल्टर स्टेट है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये जो मलय है इसको क्रा क्या कहते हैं, आपकी स्थल संधि कहते हैं। खासतौर पर आपको देखोगे ये मलय प्रायद्वीप पर भूमि सर्वाधिक संकीर्ण भाग चिन्हित करती है और पश्चिम में अंडमान सागर और पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहाँ पर है, भारत से है। ठीक है, मलय प्रायद्वीप आपने पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको क्या करेंगे, गूगल करेंगे, आप करिएगा इसको। मुझे कई स्टूडेंट्स पर विश्वास है, इसका गूगल अवश्य करेंगे और अपने लेवल पर भी पढ़ेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अंडमान और पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, मलय प्रायद्वीप, मलय। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 56। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में ओडिशा में एक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह है ओडिशा के सबसे दक्षिणी क्षेत्र, आप देखोगे कोरापुट जिले में स्थित है और पूर्वी घाट का हिस्सा है। नंबर 2 में कह रहे हैं, अपने पवित्र उपवनों के कारण इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। नंबर 3 में कह रहे हैं, यह भगवान शिव के प्राकृतिक चूना पत्थर गुफा मंदिर के निकट स्थित है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस जैव विविधता विरासत स्थल का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मंदसरू पहाड़ियाँ, बी महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, सी गंधमर्दन की पहाड़ियाँ और डी गुप्तेश्वर वन। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। चलिए आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी। गुप्तेश्वर जो वन है ये उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जैव विविधता का एक तरीके से चौथा, ठीक है, गुप्तेश्वर जो वन है ये उड़ीसा राज्य का चौथा है। क्या माँ है, उड़ीसा राज्य का, 1 सेकेंड रुकिएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। जो उड़ीसा राज्य है बच्चे, ये जो उड़ीसा राज्य है इसका ये 4 नंबर का, आप देखोगे नंबर ऑफ कितना है, 4। ये क्या है, आपका जैव विविधता विरासत स्थल क्षेत्र में है, जिसमें गुप्तेश्वर शिव मंदिर है और एक प्राकृतिक चूना पत्थर से बना हुआ है। इसमें चारों स्टेटमेंट इन्हीं के बारे में आपसे पूछे गए हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत और समस्या नहीं होगी। यहाँ पाई जाने वाली कुछ प्रमुख पुष्प प्रजातियों में भारतीय, आप देखोगे तुरही वृक्ष है यहाँ पर, इंडियन जिसको ट्रम्पेट ट्री कहते हैं, इंडियन श्रेक रूट भी एक देखने के लिए मिलेगी, कुंभी गम ट्री यहाँ पर मिलती है और गार्लिक पियर ट्री भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो श्वेत आपसे पूछा गया है गुप्तेश्वर जो वन है ये कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। ठीक है, और ये जैव इस विरासत स्थल के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 57। देखिए क्वेश्चन क्या है, तेल शोधन कारखाने अवस्थित हैं, जैसे आपसे पूछा गया है तातीपाका उड़ीसा, पारादीप आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात और बोगाईगांव असम। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, कितने सुमेलित हैं, मैच द फॉलोइंग वाला है। ठीक है, कितने सुमेलित हैं, केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आइए एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर तेल शोधन कारखाने हैं और अवस्थिति के रूप में आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए
पहले स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि ताता जो आपकी तातीपा, ठीक है, ये रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगी, जबकि इसमें कह रहे हैं उड़ीसा। ये कहाँ पर मिलेगा, 1 सेकेंड, ये कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत है। पारादीप की अगर हम बात कर लें तो एक रिफाइनरी ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिलेगी, ये उल्टा है, ठीक है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको ये रिफाइनरी मिलेगी, तो दूसरा भी, तो आप कह सकते हैं इसका ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जो आपकी कोयली है ये गुजरात में ही है, और आपका बोगाई जो गांव है ये असम में आपको ये रिफाइनरी देखने के लिए मिल जाएगी। इट्स क्लियर है नो। इन सब के अलावा क्योंकि ये रिफाइनर घरेलू खपत और निर्यात के लिए कच्चे तेल को विभिन्न आवश्यक उत्पादों परिष्कृत करके सामूहिक रूप से भारत को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान देने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर कितने सही है, तो आपको हो गए तीसरा और चौथा सही है, मतलब कि इनमें केवल 2 आपके सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 58, ठीक है। ऑप्शंस हैं जैसे, अब बड़े क्वेश्चन है तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ कितना बड़ा क्वेश्चन है। आप ही बताइए, विजिबिलिटी देखिएगा आपको कितनी होगी। अभी 1 सेकेंड रुकिएगा, बताइए ये विजिबिलिटी दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ लीजिएगा। अभी भी आपको थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा, और छोटा कर देते हैं, ये लो। अब बताइए आपको कुछ दिख रहा है इसमें, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होगा। कई बच्चे कहते होंगे ना कि सर पूरा क्वेश्चन तो दिखाओ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, विजन आईएएस ने क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया, तो बताओ कितना जूम, कितना इसको हम कर सकते हैं। अब इतना तो करेंगे ना जितना आपको विजिबिलिटी हो सके और मैं भी पढ़ सकूँ और आपको समझा सकूँ क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो एक एक ऑप्शंस देखते चलेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या दुख दर्द नहीं होगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर है आपका 58। हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन स्पाइडर्स का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब ऑपरेशन स्पाइडर्स जिसको पता है तो आप इसका राइट आंसर दोगे, और नहीं पता है तो नहीं दोगे। दैट्स इट, यही चीज़ें हैं और कुछ तो ऐसा नहीं है। आइए, तो ऑपरेशन जो स्पाइडर्स था, अगर हम इसको देखें तो ये खासतौर पर ये भारत में नहीं था, बल्कि यूरोपीय संघ के जो लाल सागर में कुछ ऐसे मालवाहक जहाज थे, और ईरानियन समर्थित कैसे हूती ग्रुप ने क्या कर दिया था, इस पर अपना अटैक कर दिया था। तो जो सुरक्षा बल थे उन्होंने एक तरीके से मिशन चलाया था जिसको स्पाइडर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये किसका था, यूरोप का था, और कहाँ पर था, रेड सी में। इनके जो शिप थी, जो जहाज थे, जो हूती लड़ाके हैं, कौन है, जो आपके हूती लड़ाके हैं, ठीक है। जो हूती लड़ाके हैं, इन हूती लड़ाकों ने क्या कर लिया था, रेड सी में इसको रोक लिया था। याद है रेड सी का कुछ चित्र बन पा रहा है, अभी बनेगा, नहीं बन पा रहा है। तो कई बच्चे कह रहे हैं सर नहीं बन रहा है, ठीक है नहीं बन रहा है तो मैं किस लिए बैठा हूँ भाई। अभी बनेगा चित्र, बनेगा नहीं तो क्या बनेगा। आज इसे पढ़ाना बंद कर देंगे अगर नहीं बनेगा चित्र तो। देखिए चित्र आपके दिमाग में अभी बनेगा, अब बन गया होगा आई होप। ये आपका सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, ये यमन है, ये ओमान है, यहाँ पर इरिटेरिया, ये सब सिनाई पेनिनसुला, ये मिस्र, और ये रेड सी है, ये यहाँ से इधर से ऐसे रेड सी। तो यहीं पर हूती लड़ाके थे और इन्होंने इसी शिप को यहीं पर रोक लिया था। तो अब आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मतलब कि जो आपका ऑपरेशन एस्पाइडस है ये किससे रिलेटेड था, तो ये रेड सी से रिलेटेड था। अब बस देखिए क्या है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, देखिए क्या करें। इसे इजराइल द्वारा गाज़ा पट्टी को विसैन्यकृत करने और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को निशस्त्र करने के लिए शुरू किया गया था। नहीं, बी में कह रहे हैं यह है रूस के विरुद्ध यूक्रेन के हमले का समर्थन करने के लिए उसको हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने के अमेरिका के नेतृत्व करने वाली पहल है। सी में कह रहे हैं यह अदन की खाड़ी, नहीं, जिसमें अदन की खाड़ी में समुद्री पायरेसी के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में आप देखोगे क्या है, एक ये सुरक्षा की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इन सब के अलावा डी में आपसे पूछ रहे हैं कि यह लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ की एक पहल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक शब्द आपसे पूछा गया था समुद्री पायरेसी, यहाँ पे है ना पायरेसी, तो ध्यान रखना ये पायरेसी का शब्द है कि जो ओशन के अंदर होने वाले जो लड़ाके हैं, ठीक है, जो लुटेरे होते हैं उनको पायरेसी कहा जाता है। जैसे डकैती, समुद्र डकैती इसको कह सकते हैं, समुद्र डकैती। वो वीडियो आपने देखी होंगी
कि किस तरीके से भारत के शिपों को रोक लिया गया था और फिर भारत की जो नेवी है, कोस्टल गार्ड जो हैं, ठीक है, जो फोर्स है, उसने किस तरीके से काम किया और वहाँ से उनको छुड़ा लिया। वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो ठीक है, वो तो आप देख ही सकते हैं। और ये कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको एक कंट्री है सोमालिया। सबसे ज़्यादा सोमालिया क्या आपको ये पायरेसी अरब सागर में मिलती है, इंडियन ओशन में मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, मतलब कि इसको साफ कर देते हैं, रेज कर देते हैं। इसको रेज कर दिए हैं, ये लीजिए, अब आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। ये कह रहे हैं कि पार महाद्वीपीय रेल मार्गों और उनके संबंधित दो अंतिम शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रेल मार्ग है, जोड़ने वाले शहर हैं। अब देखो रेल मार्ग कौन से हैं, जोड़ने वाले शहर, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चनों में मैं इसको रखता हूँ। और मैं भी आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए, क्योंकि नहीं कर सकता बच्चा, उसके दिमाग की भी कैपेसिटी है, क्षमता है, कितना वो नाम याद करेगा भाई। आप कैसे कह रहे हैं पार साइबेरियन रेलवे मोक्सिको और बीजिंग तक जाएगा, भाई कैसे आप बताइए, ठीक है, क्या ऐसा है क्या? नहीं ना। तो पार रेलवे कहाँ तक जाता है, ये वर्तमान समय में आप देखोगे विश्व का सबसे अधिक है। और रेल मार्ग की लंबाई, इसका तो सब लोग याद करते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप के रूप में आप देखोगे एशिया से जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक को, ये तो सबको पता है। लेकिन अब सबका थोड़ा ही नहीं पता है, जैसे पार कैनेडियन रेलवे थोड़ा ही नहीं बता दोगे आप। चलो ये तो आपने बता दिया कि सर ये मॉस्को को बीजिंग से नहीं जोड़ता है, बल्कि ये पीटर्सबर्ग को कितना जोड़ता है, ये व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है, और ये सर्वाधिक लंबा है। यह वर्तमान समय में विश्व का सबसे अधिक लंबा एक तरीके से रेलवे लाइन है, लगभग 9,332 किलोमीटर है। कभी जीवन में मौका मिला तो इसकी सफ़र जरूर करेंगे, ठीक है। कितना है, 9,332 किलोमीटर लंबा है। जरा देखिए, सर्दी का दिन है, जाइएगा इसमें, घूमिएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, कदापि सही नहीं है, गलत हो गया। दूसरा है पार कैनेडियन रेलवे। अब देखो पार कैनेडियन रेलवे, ये वैंकूवर हैलीफैक्स। अब देखो वैंकूवर हैलीफैक्स, ये खास तौर पर क्या है, जब आप अमेरिका को देखते हैं और अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखते हैं, सॉरी अमेरिका को देखते हैं, तो जो यूएसए है उसकी बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में जो आपका वैंकूवर है और हैलीफैक्स है, ये दोनों है। कैलिफोर्निया आपको बन रहा है कि नहीं पिक्चर, ठीक है, एक इधर है, ठीक है, और एक इधर है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहे हैं, ये जो आपका वैंकूवर है, ये वैंकूवर आपको इधर मिलेगा, सॉरी इधर मिलेगा अटलांटिक सी में, और हैलीफैक्स जो मिलेगा ये इधर मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन में। तो दूसरा वाला तो सही है बिल्कुल। तीसरे में कह रहे हैं कि संघ और प्रशांत रेलवे न्यूयॉर्क शहर से सैन फ्रांसिस्को तक जाता है, क्या ऐसा है कि वहाँ तक जाएगा? बिल्कुल, आपको होगी ये वहीं तक जाता है। तो तीसरा भी इसमें क्या है आपका सही हो जाएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस, ये पर्थ सिडनी, पर्थ मतलब कि आप देखोगे कहाँ पर है, ओरिएंट एक्सप्रेस मतलब कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। ओरिएंट जो एक्सप्रेस ये पेरिस में है, ठीक है, कहाँ पर है, ये पर्थ और सिडनी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। और ये जो आपका ओरिएंट एक्सप्रेस में देके रखा है, ये किसकी है, पेरिस का है, ये भी ध्यान में रखना। और ये कहाँ पर है ये भी ध्यान रखना, ये इस्तांबुल तक विस्तृत है, ठीक है, इस्तांबुल तक। तो कितने सही हैं इसमें, केवल 2 सही हैं, ठीक है, कितने सही है बच्चे, इसमें 2 सही आपके हो जाएंगे, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को बोलूँगा आप स्किप कर सकते हैं, लोड लेने का कोई जरूरत नहीं है। 1-2 स्टेटमेंट आप बता सकते हैं, सब नहीं बता सकते। कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलेगा पर्थ और सिडनी कहाँ पर है। सिडनी भारत में भी ध्यान रखना है, भारत में भी सिडनी, पर्थ, अब पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये अब नहीं पता होता है कभी बच्चे को। तो बताइएगा निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी है, बताओगे? चलिए बताइएगा, अमेजन, कांगो, मरे डार्लिंग, और एक और नदी हम ले लेते हैं राइन, बताइएगा कौन सी है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन, पहला क्वेश्चन भी रेल से, ये भी क्वेश्चन रेल से। अफ्रीका में चलने वाली ब्लू ट्रेन दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन को नामीबिया में विंडहोक से जोड़ती है, विंडहोक, ठीक है, कैप टाउन से। दूसरे में कह रहे हैं ओरिएंट एक्सप्रेस एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो तुर्की के इस्तांबुल को जर्मनी के आप देखोगे स्ट्रेसबर्ग से जोड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर चौथा स्टेटमेंट जिसने भी सही से पढ़ा होगा वो इसका आंसर खास तौर पर दे देगा। यहाँ पर कह रहे हैं ना जर्मनी के स्ट्रेसबर्ग से जोड़ता है, मोहदे नहीं,
ये तो कहाँ से जोड़ता है, आप जरा इसको देखिएगा, ये इस्तांबुल तो है लेकिन जर्मनी का नहीं है, ये पेरिस का है। ठीक है, ये किसका है, पेरिस का है, ये पेरिस इटली में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र कैप टाउन से प्रोटेरिया तक ब्लू ट्रेन चलती है और ये कह रहे हैं नामीबिया तक, तो ये भी गलत है। तो आपके दोनों बातें यहाँ पर गलत है, मतलब कि आप देखोगे कौन सा सही आपसे पूछा था, कौन सा सही है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, दोनों इसमें क्या है, सही है, मतलब कि सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था आपसे राइट, ये है दोनों गलत। इस क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन के साथ में मैं क्लास को यहीं पर रोकूंगा। ठीक है, एक पार्ट और लेंगे बच्चे, क्योंकि इस क्लासेस में कर पाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, आपके लिए सही नहीं रहेगा, इस मेरे पे बिलीव कीजिए इस बात को लेकर के, क्योंकि जब 2.5 घंटे की क्लास हो जाती है और ऐसे क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है तो समझ लें फिर आपका 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में फिर कहने लगती है मेमोरी कि बस, खासकर वीडियो क्लासेस में आप सेल्फ कर रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे कर भी सकते हैं, उसमें कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन 1.5 घंटे के बाद में, 1 से 1.5 घंटे के बाद में वीडियो क्लासेस अगर हो ऐसी, तो उसमें थोड़ी सी अपनी मानसिकता स्मृति होती है। ठीक है, क्यों, आपने पढ़ा होगा जब आप 12th में थे, 10th क्लास में थे, 9th क्लास में थे, जब आप देखोगे प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन में थे, तो उस समय क्यों आपको 45 मिनट्स का हावर रखा गया, इसलिए ना। बट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक क्लास में और इस पे लूँगा ताकि और अच्छे से मैं आपको चीज़ों को दे सकूं। जाते जाते इस क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है, क्वेश्चन नंबर 61, और कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, मुँह जबानी क्वेश्चन दिए हैं, उनका भी आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है खंबात की खाड़ी, दूसरा पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय शिल्प, तीसरा है कावेरी बेसिन। उपयुक्त में से कितने स्थल संभावित पेट्रोलियम भंडार माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। प्यारे बच्चे, आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है, और मन लगाकर पढ़ते रहेंगे और कंटिन्यू ज्योग्राफी का रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं इसके अंतिम और लास्ट पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।